वेलकम टू कॉमर्स एक्सेस। हमारी आज 11th क्लास से भैया इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग की, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर लिए। आज और क्वेश्चन करेंगे, कितने? 20, 10 मार्केटिंग के एंड 10 इकोनॉमिक्स के। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने इकोनॉमिक्स, एक मिनट मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, सीआरएम और किसका, इंडियन रेलवेज का, मतलब आईआर हिस्ट्री, इंडियन रेलवेज की हिस्ट्री का पूरी क्लासेस इसमें डाली हुई है हमारे चैनल पे फ्री में। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी हो, भैया पेपर के लिए सोच रहे हो कि क्या करें, तो लास्ट मोमेंट है, अभी भी एक हफ्ता है, पढ़ लो अच्छे से। पेपर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ये मेरी आपसे गारंटी है, अगर आप हमारे चैनल से पढ़ के जाते हो तो। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस में करवाई रहे हो, तो आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी यहाँ से करते रहो और वहाँ से पढ़ते रहो। ठीक है, आपकी दोनों चीज़ें होती रहेंगी, मतलब एक दिन में कम से कम 5 घंटे दो, सिलेक्शन आपका 100% है। चलो, तो स्टार्ट कर दे अपना क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है? मींस एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चंस मेरे फेवरेट होते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के। ठीक है, अब देखो, परफेक्ट कंपटीशन जो हमारा होता है, क्या उसमें हमारा एब्सेंस होता है कंपटीशन का? मैंने आपको पढ़ाया था, नहीं सर, उसमें बहुत सारी कंपनी होती है, बहुत सारी वो काम करती है। ठीक है, इम्परफेक्ट कंपटीशन इसमें भी नहीं होता। फिर क्या था हमारा? ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में थोड़ी बहुत फर्म्स होती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा भी नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, हालांकि हमारी इतनी फर्म्स होती है कि वो थोड़ा मोटा कंपटीशन को दे सकती हैं। तो इसमें हमारा क्या बचता है? मोनोपोली। मोनोपोली का अगर हम हिंदी में मतलब देखें तो इसका मतलब होता है एकाधिकार। ठीक है, तो अगर किसी कंपनी को एकाधिकार मिला हुआ है, इसका ये मतलब होता है कि वो कंपनी के पास में पूरी की पूरी क्या है? मोनोपोली है, मतलब वो एक ही कंपनी है जो पूरा प्रोडक्ट बनाती है। तो वहाँ पे जो हमारा कंपटीशन होता है वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो इसके लिए हमारा इसका आंसर जो करेक्ट जो आंसर होगा वो क्या होगा, बताओ मुझे आप। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा हमारा मोनोपोली। ठीक है, मोनोपोली में हमारा कंपटीशन नहीं होता। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स आर डिवाइडेड इनटू, तो हमारी जो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल होती है कितने पार्ट्स में डिवाइड की जाती हैं। ठीक है, तो देखो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बट ये कैसा क्वेश्चन है? स्टैटिक वाला क्वेश्चन है। अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो भैया जयराम जी, इसमें तुक्का भी नहीं मार सकते। 2 3 4 5 पूछा हुआ है, 5 नहीं होती। देखो इसमें हमारी जो होती है वो दो तरीके की होती है। ठीक है, तो मैं अभी आपको बताता हूँ नीचे दो तरीके की क्या होती है। देयर इज एन डिस्टिंक्शन बिटवीन टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। एक होती है हमारी इंटरनल और दूसरी कौन सी होती है? एक्सटर्नल। एन इंडस्ट्री दैट एग्जिबिट्स एन इंटरनल इकोनॉमी ऑफ स्केल इज वन वेयर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन fall when the number of firms in the industry drops. ठीक है, बट द रिमेनिंग फर्म्स इंक्रीज देयर प्रोडक्शन टू मैच प्रीवियस सेल्स। तो हमारी इसमें अगर आपको सिंपल सी बात याद रखनी तो हमारी दो तरीके की होती है। एक क्या होती है हमारी? इंटरनल, और दूसरी कौन सी होती है हमारी? एक्सटर्नल। ठीक है, तो आप लोग ये चीज याद रखना, दो तरीके की हमारी इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल होती है। एक होती है हमारी इंटरनल और दूसरी कौन सी हमारी? एक्सटर्नल। क्वेश्चन आने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के लिए। फिर हमारा क्या आता है? क्वेश्चन नंबर 3, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस वाज डेवलप्ड बाय। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इकोनॉमिक्स से इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है हमारा? मार्केटिंग में हमारा क्या होता है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है। अगर हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात करें तो वो हमारा थोड़ा इस तरीके का एक ग्राफ बनता है। ठीक है, इस ये चीज कहती है कि जब हम लोग अपने किसी भी चीज की स्टार्टिंग करते हैं, हमारी कंपनी या फिर फर्म की स्टार्टिंग हुई, तो स्टार्टिंग में तो क्या करेगी? वो ग्रो करेगी। ठीक है, जब हम उसमें अपने प्रोडक्शन को क्या करेंगे, मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल। ठीक है, एक और चीज उसमें इंक्लूड होती है, वो चीज आपको याद रखनी है, वो होती है एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आपसे ये तीन चीजें, मतलब क्वेश्चन में सिर्फ लैंड, लेबर, कैपिटल पूछता है तो आप लोग इसको लगा देना। अगर एंटरप्रेन्योरशिप भी आती है तो वो भी लगाना। ठीक है, चार होती है हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की चीजें। तो अगर हम अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते जाते हैं स्टार्टिंग में, तो वो क्या करते हैं हमारे स्टार्टिंग में, तो जो हमारा प्रोडक्शन होता है वो इंक्रीज करने लग जाता है। ठीक है, लेकिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा जब हम अपना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को उस चीज़ में घुसाते जाते हैं, मतलब उसमें इन्वेस्ट करते जाते हैं, तो एक टाइम के बाद में क्या होता है? उसका हम बोलेंगे स्टेबिलिटी आ जाती है उस चीज़ में। ठीक है, उसका सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है। तो उसके बाद में क्या होता है? वो चीज़ मतलब कि इनडिफरेंट हो जाती है, मतलब वहाँ पे हम चाहे कितना भी ज़्यादा फैक्टर प्रोडक्शन कर दें, वो चीज़ क्या होगी? वो बढ़ना रुक जाएगी, और वो एक पॉइंट के बाद में आके, जैसे मानो ये उसका पॉइंट था सेचुरेशन का, इसके पॉइंट में आके फिर वो चीज़ फॉल होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में अगर हम बोलेंगे कितने हमारे वो होती है, लाइफ साइकिल होती है, तो इसमें 3 हमारे स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो इसी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये कहता है जब हम अपने स्टार्टिंग में जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो वो चीज़ बढ़ने लग जाती है, बहुत ही तेज स्पीड में बढ़ेगी, बट एट सेचुरेशन पॉइंट पे जाके वो चीज़ क्या करने लग जाएगी? उसके अंदर फॉल करने लग जाएगी। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? फॉलिंग रेट वहाँ से आ जाएगा। अब हम बात करेंगे हमारा कि ये किसने डेवलप किया था। तो ये भैया एल्फ्रेड मार्शल, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, तो इन्होंने क्या किया था? इसको डेवलप किया था। देखो इसमें एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ कौन थे? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाते हैं। ठीक है, याद रखना क्वेश्चन। द
states that bad money drives good money out of circulation. इनमें से कौन सा हमारा ऐसा लॉ है जो ये चीज कहता है कि बैड मनी जो होती है वो गुड मनी को आउट ऑफ सर्कुलेशन कर देती है, किसमें से, हमारी इकोनॉमी में से। तो ये भी एक कैसा स्टैटिक वाला क्वेश्चन है, आता है तो आता है वरना नहीं आता। लॉ ऑफ डिमांड ऐसा कुछ नहीं कहता, लॉ ऑफ सप्लाई ऐसा कुछ नहीं बोलता, डिमांड शेड्यूल भी ऐसा कुछ नहीं बात करता। अगर आप इसमें एलिमिनेट करते, अगर यही सारे ऑप्शंस आते तो आप इसमें लगा सकते थे कि गेट्सम्स लॉ, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड हमारा ये चीज़ नहीं बोलता, वो तो प्रोडक्ट एंड किसके क्वांटिटी के बीच में डिफरेंस वो बताता है। ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई भी यही चीज़ बताता है, डिमांड शेड्यूल भी यही चीज़ बताता है। तो हमारा क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ गेट्सम्स लॉ। तो हमारा गेट्सम्स लॉ ये चीज बताता है। अब क्या कहता है, व्हाट इज गेट्सम्स लॉ? गेट्सम्स लॉ इज अ मॉनेटरी प्रिंसिपल स्टेटिंग दैट बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड। ठीक है, याद रखना, बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी, ये चीज हमारा गेट्सम्स लॉ कहता है। इट इज प्राइमरली यूज्ड फॉर कंसिडरेशन एंड एप्लीकेशन इन करेंसी मार्केट। ठीक है, ये करेंसी मार्केट की चीज है। गेट्सम्स लॉ वाज ओरिजिनली बेस्ड ऑन द कंपोजिशन ऑफ मिंटेड कॉइंस एंड वैल्यू ऑफ द प्रीशियस मेटल्स यूज्ड इन देम। ठीक है, पुराने जमाने का मतलब लॉ है। आज के टाइम पे अगर हम बात करें, इसकी एप्लीकेबिलिटी थोड़ी लो है, क्योंकि आज के टाइम पे हमारी जो मेटेलिक मनी है उसका मतलब यूज थोड़ा कम है। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 5। व्हेन टू और मोर डिफरेंट गुड्स आर प्रोड्यूस्ड टुगेदर बाय अ सिंगल फर्म इट इज कॉल्ड एज। जब हमारी कोई भी एक मतलब प्रोडक्ट है, ठीक है, तो उसको कैसे टू और मोर डिफरेंट गुड्स हैं, ठीक है, और कैसे सिंगल फर्म उसको प्रोड्यूस कर रही है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, हमारे इसको हम लोग क्या कहते हैं, हमारी शॉर्ट सप्लाई। शॉर्ट सप्लाई कैसे होगा भैया, इसको नहीं कह सकते। एक्सिस सप्लाई भी नहीं, कंपोजिट और जॉइंट में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। बट अगर हम इसके मीनिंग पे जाएं तो हम लोग जॉइंट पे जा जाएंगे, क्योंकि देखो एक कोई भी सिंगल फर्म है और टू और मोर डिफरेंट गुड्स को बना रही है, तो कहीं ना कहीं ये जॉइंट गुड्स ही बना रही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, हमारे जॉइंट गुड्स हो जाता है। जॉइंट सप्लाई इज एन इकोनॉमिक टर्म रेफरिंग टू अ प्रोडक्ट और प्रोसेस दैट यील्ड टू और मोर आउटपुट्स। अब क्या आता है, हमारा रियल इनकम डिनोट्स। ठीक है, इनमें से हमारी रियल इनकम क्या चीज डिनोट करती है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर अगर हम एक ही बात करें, ठीक है, चलो नीचे स्टार्ट करते हैं। नेट फैक्टर इनकम। नेट फैक्टर इनकम ऐसा कुछ नहीं है कि वो हमारी रियल इनकम को अफेक्ट करती है। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है अपनी। नेट इनकम एट करेंट प्राइसेस, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। फिर नेशनल इनकम एट करेंट प्राइसेस, सॉरी। पर कैपिटा इनकम रियल इनकम से नहीं होती। और क्या होता है हमारा नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस। अगर हम अपनी डेफिनेशन पे जाएं, जो भी हम लोग अपना पढ़ा था क्लासेस में, तो हमको इसमें कांस्टेंट प्राइसेस मतलब करंट प्राइसेस पे नहीं था रियल इनकम, वो हमेशा कांस्टेंट प्राइसेस पे था। ठीक है, तो इसके लिए हमारा कौन सा आंसर सही हो जाता है, ए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कौन सा सही होता है, ए। अब क्या कहता है हमारा, रियल जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस इन द ईयर 2021 इज एस्टिमेटेड टू अटेन लेवल ऑफ। तो देखो कांस्टेंट प्राइस हमारा क्या है, 2011 2012, मतलब इसमें एक बेस ईयर को ले लिया जाता है, या फिर अगर हम बोलेंगे बेस ईयर के प्राइस को ले लिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी आती है इससे। अब क्या आता है, द मेजर ऑफ वर्कर्स रियल वेजेस। द मेजर ऑफ वर्कर्स रियल वेजेस क्या होगा इसका आंसर, कि हमारे जो वर्कर्स की जो रियल जो वेज है वो हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं। द चेंज इन द प्रोडक्टिविटी ओवर अ गिवन टाइम। चेंज इन इज प्रोडक्टिविटी। ठीक है, प्रोडक्टिविटी में चेंज आने से उसके वेजेस इंक्रीज हुए नहीं हुए, ये चीज़ से कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मानो कि वो पहले 100 बना रहा था, अब वो 150 बनाने लग गया, लेकिन वो काम पहले ये मतलब 8 घंटे में करता था, अब वो 6 घंटे में करके चले जाता। तो क्या इसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, नहीं, इसको ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। हो सकता है इसके वर्किंग आवर्स ही खाने के कम हुए बस। फिर हमारे क्या था, हिज अर्निंग आफ्टर डिडक्शन एट सोर्स। ठीक है, अर्निंग डिडक्शन एट सोर्स, भैया ये मतलब डेली वर्कर्स के केसेस में ये चीज़ नहीं आती। ये वेजेस डिडक्शन विडक्शन ये सब किस में आता है, सैलरीड पर्सन केस में आता है, तो ये भी काट देते हैं। फिर हमारा क्या आता है, हिज डेली अर्निंग्स। ठीक है, क्या हिज डेली अर्निंग्स हो सकता है, ठीक है, इसको साइड पे ले लेते हैं। द परचेजिंग पावर ऑफ हिज अर्निंग्स, भाई बिल्कुल सही बात, परचेजिंग पावर उसकी कितनी है। ठीक है, सी और बी हमारा गलत हो जाता है, कि हमारे वो कितना परचेज कर सकता है उस गिवन टाइम में, क्योंकि हमारी पावर परचेजिंग से ही हमारी ये चीज़ पता लगती है कि हमारा जो वेजेस जो है वो मतलब समय के अनुकूल है या फिर नहीं है। अब क्या आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है, नेशनल इनकम कैलकुलेटेड एट करंट प्राइसेस इन इंडिया हैज शोन अ टेंडेंसी टू rise at a faster rate than national income at constant price. This is because हमारे यहाँ पे जो करंट प्राइसेस की जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कांस्टेंट प्राइस से ज़्यादा वो चीज़ क्यों फास्ट मूव कर रही है। ठीक है, इसका हमको रीज़न देखना है। तो इसका रीज़न बहुत ही ज़्यादा अच्छा, मतलब इसमें आपको दिमाग लगाना है। इंडियाज पॉपुलेशन हैज़ बीन राइजिंग फास्ट। पॉपुलेशन से यार करंट प्राइसेस और कांस्टेंट प्राइसेस का कोई लेना देना नहीं है, तो इसको काट दो। ठीक है,
सी क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिकल मैनिपुलेशंस आर एम्प्लॉयड बाय द प्लानिंग, ठीक है इसको तो हटा ही दो क्योंकि नेगेटिव चीज़ है, तो नेगेटिव चीज़ हमारी डेफिनेशन में नहीं आती। बेस ईयर चूजन एज एन अब नॉर्मल ईयर, इसको भी हटा दो। लेकिन बी क्या कहता है, हमारा जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी हैज बीन राइजिंग शार्पली, रैपिडली या फिर शार्पली, ठीक है बिल्कुल सही बात। बी जो है हमारे बिल्कुल सही बात बोलते हैं कि जो हमारे जनरल प्राइसेज जो है हमारी इकोनॉमी में, ये क्या कर रहे हैं, थोड़े कुछ ईयर में अगर हम देखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट इंक्रीज कर रहे हैं। तो फास्ट इंक्रीज करने की वजह से हमारा क्या होता है, ये चीज़ भी हमारी इंक्रीज कर जाती है, क्या कांस्टेंट और करंट प्राइसेज जो है हमारे, इसमें भी हमको चेंजेस करने पड़ जाते हैं। अब क्या आता है क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, जनरल नेशनल प्राइस, ठीक है जनरल नेशनल प्राइस मार्केट इज डिफाइंड एज, अच्छा क्वेश्चन है कि हमारे जीएनपी एट एमपी, ठीक है कैसे लिखिए थे, हम मैं आपको पढ़ाया था तो जीएनपी एट एमपी कुछ इस तरीके से पढ़ाया था नेशनल इनकम का क्वेश्चन। देखो मैं आपको हर एक क्वेश्चन में कम से कम मतलब जितने भी 10 सेट्स हैं उसमें कम से कम 10 में से मतलब 2 क्वेश्चन किसके करवाते हैं, नेशनल इनकम के करवाते, तो आप समझ जाओ कि नेशनल इनकम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है हमारा, द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इकोनॉमी टेकिंग आउट अकाउंट NFIA, ठीक है नहीं सर ये चीज़ नहीं थी, ये चीज़ आपने नहीं पढ़ाई थी, तो हम लोग इसको कैसे टिक कर दें बेटा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी, द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी, नहीं जी, जब सारी की सारी ही प्रोड्यूस हो गई तो वो जीएनपी में नहीं आती, उसको कुछ हम लोग और कहते हैं, वो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओगे। द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी प्लस इनडायरेक्ट टैक्स, ये भी नहीं होता। अगर हम इसकी बात करें क्या हमारा डी बचता है आखिर का, द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी प्लस हमारा क्या आता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, बिल्कुल सही बात। हमारी जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस जब हम अपनी सब्सिडीज को कर देते हैं तो ये चीज़ हमारी किस में, मार्केट जीएनपी एट एमपी में इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। अब हम लोग देखो चलो आंसर तो क्या देगा, एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताई दी। क्वेश्चन नंबर 10 पे जब हम अपने आते हैं, क्या कहता है, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एवरेज, जिसको हम NFIA कहते हैं, एडेड टू NDP, जब हम अपने NDP में इसको ऐड कर देते हैं तो ये हमारा क्या चीज़ देता है, ठीक है, क्या ये हमारा GNP देता है, नहीं जी। क्या ये हमारा NNP देता है, जी हाँ। ये हमारा जो होता है ना नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन को नेट नेशनल प्रोडक्शन, मतलब कि डोमेस्टिक और प्रोडक्शन में चेंजेस कर देता है, डोमेस्टिक नेशनल में, ठीक है। जीडीपी भी नहीं होता और पर कैपिटा इनकम तो होता ही नहीं, तो हमारे इसका आंसर क्या होता है, बी हो जाता है, ठीक है। 10 क्वेश्चन हो गए किसके, हमारे इकोनॉमी के। अब हम लोग अपने किसके देखेंगे, 10 क्वेश्चन मार्केटिंग के, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन हैं, समझ में आ रही है ना चीज़ें, बस आप क्वेश्चन को मतलब करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है। अब आपको देखो 22 मतलब 220 क्वेश्चन इसमें मिल गए, जब तक पेपर आएगा तब तक आपको 400 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 400 क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किसके, मार्केटिंग और इकोनॉमिक्स। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केटिंग कंसेप्ट अंडरटेक प्रमोशन फॉर मार्केटिंग सक्सेस, इनमें से कौन सा हमारा मार्केटिंग कंसेप्ट ऐसा है जो मार्केटिंग सक्सेस को क्या करता है, प्रमोट करता है, ठीक है। तो देखो सोसाइटल कंसेप्ट किसको, प्रमोशन को हमारे लेते हैं, सोसाइटल कंसेप्ट नहीं लेता, प्रोडक्ट कंसेप्ट नहीं, मार्केटिंग कंसेप्ट नहीं, इसका हमारा क्या होता है, सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट में ही हम लोग अपना एडवर्टीजमेंट प्रमोशन वगैरह को यूज करते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू कंसर्निंग सेलिंग एंड मार्केटिंग, हमारा मार्केटिंग और सेलिंग से क्या चीज़ इसमें से ट्रू है, मार्केटिंग एम्फेसाइजेस ऑन द प्रोडक्ट ओनली वेयर इज सेलिंग एम्फेसाइजेस ऑन कंज्यूमर नीड्स, यार ये तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि ये उल्टा है, ठीक है। मार्केटिंग किस पे, कंज्यूमर की नीड्स पे एम्फेसाइज करती है, वहीं पर हमारा जो सेलिंग जो होता है ये किस पे, सिर्फ और सिर्फ सेल पे एम्फेसाइज करता है। अकॉर्डिंग टू मार्केटिंग द प्राइस कॉस्ट शुड बी बेस्ड ऑन द कॉस्ट, वेयर इज इन सेलिंग द प्राइस बेस्ड ऑन द कंज्यूमर नीड्स, फिर से ये गलत बात, क्योंकि मार्केटिंग जो होती है हमारे कंज्यूमर नीड्स पे बात करती है, ठीक है। मार्केटिंग इज लॉन्ग रन प्रोसेस, वेयर इज सेलिंग इज द शॉर्ट रन प्रोसेस, बिल्कुल सही बात। तो अगर हम इसका डी भी नहीं देखेंगे तो भी हमारा क्या, हम आंसर सी कर देते हैं। चलो डी भी देख लेते हैं, मैनेजमेंट इज प्रॉफिट ओरिएंटेड इन सेलिंग, वेयर इज मैनेजमेंट इज सेल्स ओरिएंटेड इन मार्केटिंग, फिर से उल्टी बात, ठीक है। सेलिंग में हमारी सेल्स ओरिएंटेड होती है, हालांकि हमारी मार्केटिंग में जो होती है वो क्या होती है, प्रॉफिट ओरिएंटेड और फिर कंज्यूमर ओरिएंटेड, इस तरीके की बातें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आता है, वो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द माइक्रो इन्वायरमेंट ऑफ मार्केटिंग, इनमें से कौन सा हमारा माइक्रो इन्वायरमेंट, मैंने आपको पढ़ाया था माइक्रो एंड माइक्रो इन्वायरमेंट दो होते हैं हमारे, ठीक है। माइक्रो इन्वायरमेंट में इसमें से हमारा कौन कौन सा इंक्लूड होता है, सप्लायर्स होते हैं, ठीक है। सोशो कल्चरल ये हमारा मैक्रो का पार्ट है, ये भी हमारा मैक्रो का है, और कस्टमर्स और कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। तो ये 3 चीज़ हमारी हो जाती हैं, तो इसके हिसाब से हमारा कौन सा सही हो जाता है, 4 और 5। तो सोशो कल्चर और लीगल इन्वायरमेंट की जब हम बात करें तो ये किसके पार्ट है, हमारे मैक्रो के पार्ट हो जाते हैं।
और बाकी 3 हमारे किसके माइक्रो के पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फैक्टर्स नीड टू स्टडी इन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हमको कौन से फैक्टर्स पढ़ने पड़ते हैं। ऑफ द मैक्रो इन्वायरमेंट इन द मार्केटिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, जब हम अपने मार्केटिंग माइक्रो इन्वायरमेंट के माइक्रो मतलब कितनी बड़ी बात होगी, सुनो देखो, ये हमारा क्या है, मार्केटिंग इन्वायरमेंट है, ये हमारा क्या है, मैक्रो इन्वायरमेंट है, और इसके अंदर क्या है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। ठीक है, ये हमारा इकोनॉमिक हो गया, ये हमारा मैक्रो हो गया, और ये क्या हो गया, हमारा मार्केटिंग इन्वायरमेंट हो गया। अब हमको इसके अंदर क्या चीज़ पढ़नी पड़ती है, ये चीज़ ये पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो सकती है, इकोनॉमिक मार्केट और माइक्रो इन्वायरमेंट और मार्केटिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, ऐसे करके पूछ लेंगे, तो बाकी हमारा क्वेश्चन थोड़ा इस तरीके का है। तो अगर हम बात करें किसके, हमारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की, तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट देखो इसमें से क्या क्या आएगा। ट्रेंड्स इन जीडीपी एंड रियल इकोनॉमिक ग्रोथ, क्या ये चीज़ हो सकती है, बिल्कुल सही बात। पैटर्न ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल सही। वेरिएशन ऑफ जियोग्राफिकल इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंड इट्स ट्रेंड्स, ठीक है, बिल्कुल सही बात। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नंबर होता है हमारा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज, इनमें से कौन से हमारे मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है और आपको मतलब आना चाहिए, मतलब ऐसा है। मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज में इनमें से कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। मिडिल मैन इंक्लूड होता है भाई, ट्रांसपोर्टर्स भी इंक्लूड होते हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज भी इंक्लूड होते हैं, और अगर हम बात करें मार्केटिंग सर्विस एजेंसीज की तो ये भी इंक्लूड होता है। तो अगर हम देखेंगे तो इसका हमारा आंसर होता है डी। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर क्या है, डी। चारों की चारों हमारी किस में इंक्लूड होती है, मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज में इंक्लूड। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा आता है, बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, क्या कहता है, व्हेन कंपनीज मेक मार्केटिंग डिसीजंस बाय कंसीडरिंग कंज्यूमर वांट्स। ठीक है, एक ही चीज मतलब की पॉइंट्स आपको पकड़नी होती है। जब हमारी कंपनी क्या करती है, मार्केटिंग डिसीजन बनाती है, किसको लेके, कंज्यूमर वांट्स को लेके, एंड द लॉन्ग रन इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। ठीक है, कंपनी के कैसे लॉन्ग रन इंटरेस्ट को ले जाता है, कंज्यूमर के एंड द जनरल पॉपुलेशन, दे आर प्रैक्टिसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन आपका उसमें है, सीआरएम में भी आ सकता है। ठीक है, कि आप कंज्यूमर की रिलेशन को किस तरीके से देखते हो। तो देखो, जब हम अपनी बात करें किसकी, कंपनी मतलब एक होलिस्टिक अप्रोच नहीं ले रही कि इसमें कंज्यूमर की वांट्स को भी देख रही है, कंपनी की नीड्स को भी देख रही है, लॉन्ग टर्म अप्रोचेस को भी देख रही है, जनरल पॉपुलेशन भी देख रही है, ठीक है, हमारे कंज्यूमर भी देख रही है। तो ये कैसा, ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। होलिस्टिक अप्रोच का मतलब क्या होता था हमारा, कि जिसमें हम सारी की सारी चीज़ों को लेके चले अपने साथ। तो ये हमारा क्या होता है, सोसाइटल और क्या होलिस्टिक अप्रोच एक ही चीज़ थी। ठीक है, हमने पढ़ी थी अपनी, तो यही चीज़ है इसमें भी। क्वेश्चन हमारा 6 का आंसर क्या हो जाता है, डी। अब हमारा क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 7, द यूज ऑफ प्राइस, द यूज ऑफ प्राइस पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्वालिटी फॉर अ कंपनीज रिलेटेड प्रोडक्ट्स इज टिपिकल ऑफ विच प्रोडक्ट मिक्स मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब हमको क्या देखने की कंपनी इसमें से कौन से प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को यूज करती है। कब, जब कंपनी क्या कर रही है, प्राइस पॉइंट्स को डिफरेंट लेवल्स के लिए ऑफ क्वालिटी फॉर कंपनीज रिलेटेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्या करती है, प्राइस ऑफ पॉइंट्स को यूज करती है। ठीक है, तो इसका चलो आंसर देखें अपने लोग। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, ऑप्टिमल प्रोडक्ट प्राइसिंग की, ये नहीं होता इसका, कैपिटिव भी नहीं होता, बाय प्रोडक्ट भी नहीं होता। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होता है हमारा प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। अब देखो, प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग हमारी क्या होती है, प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग involves the separation of goods and services into cost categories in order to create various perceived quality levels in the minds of consumers। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट अपने किसी कंज्यूमर के माइंड में डिफरेंट डिफरेंट परसेप्शंस बनाए जाते हैं। यू माइट ऑल्सो हियर प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग रेफर टू एज द प्राइस लाइनिंग, बट दे रेफर्स टू द सेम प्रैक्टिस। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 का चलते हैं, बड़ा क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स और कौन से जो मतलब कि ABCD वाले क्वेश्चन होते हैं वो मेरे पर्सनली फेवरेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, fill in the blanks है, is the concept under which a company carefully integrates and coordinates its many communications channels to deliver clear, consistent and compelling message about the organization and its products। बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 का। अगर आपको आता है तो आता है ये वाला क्वेश्चन, अगर नहीं आता तो इसको आपको छोड़ना ही पड़ेगा, बट हम लोग देख लेते हैं। तो देखो क्या क्या कहता है, सबसे पहले की पॉइंट्स इसके पकड़ो। इट इज द कंसेप्ट अंडर विच कंपनी केयरफुली इंटीग्रेट्स एंड कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, इट्स मैनी कम्युनिकेशन चैनल्स टू डिलीवर क्लियर, कंसिस्टेंट एंड कंपाइलिंग मैसेज। द प्रमोशन मिक्स,
प्रमोशन मिक्स में इंटीग्रेट नहीं करती बहुत सारी चीज़ों को। अगर हम देखेंगे प्रमोशन मिक्स में क्या होता है, एक ही कंसेप्ट होता है और उसी को फॉलो करती है, मतलब कि अपने प्रोडक्ट को सिर्फ प्रमोट करना है, ठीक है। फिर क्या आता है हमारा इंटीग्रेटेड इंटरनेशनल अफेयर्स, इसको तो काट ही दो भैया। फिर इंटीग्रेटेड डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको भी काट दो। अगर हम सही बात करें तो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस, ठीक है, ये चीज़ हमारी सही हो सकती है। और अगर हम देखेंगे प्रमोशन मिक्स और इसमें, तो हमारी अगर हम देखें तो ये चीज़ सही होती है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर नंबर सी सही हो जाता है। अब क्या आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, द टर्म मार्केटिंग रेफर्स टू। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। मार्केटिंग इनमें से क्या चीज रेफर करती है? सबसे ज्यादा बड़ी डेफिनेशन हमको देखनी है। न्यू प्रोडक्ट कंसेप्ट्स एंड इंप्रूवमेंट्स, नहीं जी। एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन एक्टिविटीज से भी ये नहीं होता। फिलॉसफी दैट स्ट्रेसेस कंज्यूमर वैल्यूज एंड सेटिस्फेक्शन, जी हाँ, यही है इसका आंसर। एक ऐसी फिलॉसफी जो हमारे कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट को सेटिस्फाई करने के लिए उसके पर वर्क करे, उसको सोचे, उसके ऊपर ही सबके सब अपनी क्या करे, स्ट्रेटजीज को फॉलो अप करे। ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारी मार्केटिंग रेफर्स कहलाता है। प्लानिंग सेल्स कैंपेन, ये हमारे सेल्स प्रमोशन हो गई सिर्फ एक चीज। अब क्या आता है हमारा, द टर्म मार्केटिंग मिक्स डिस्क्राइब्स। सबसे बड़ी और मतलब होलिस्टिक एक डेफिनेशन देखनी है अगर आपको आंसर नहीं आता तो। मार्केटिंग मिक्स इसमें से क्या चीज डिस्क्राइब करता है? क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। अ कंपोजिट एनालिसिस ऑफ ऑल एनवायरमेंट फैक्टर्स इनसाइड एंड आउटसाइड द फर्म। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अ सीरीज ऑफ बिजनेस डिसीजन दैट एड इन सेलिंग अ प्रोडक्ट। सेलिंग अ प्रोडक्ट, ये कैसी बात हुई सर, इसको हटा देते हैं, ये तो हमारे सेलिंग की बात कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी सेलिंग मिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। द रिलेशनशिप बिटवीन अ फर्म्स मार्केटिंग स्ट्रेंथ एंड इट्स बिजनेस वीकनेस। बिजनेस वीकनेस, हाँ, क्या ये चीज़ हो सकती है? चलो ठीक है, आगे देखते हैं। a blending of four strategic elements of satisfy specific target markets। बिल्कुल सही बात, हमने अपने 4 पीस ऑफ मार्केटिंग पढ़े थे, ठीक है। ये क्या कहते हैं, चारों के चारों मार्केटिंग को पीस को एक साथ मिलाया जाए, ठीक है। कल वाली क्लास में हमने पढ़े तो 4 पीस अपने, और बाकी आपको याद भी होंगे 4 पीस हमारे। टू सेटिस्फाई स्पेसिफिक टारगेट मार्केटिंग, और हमारे जो टारगेट मार्केट है उसको क्या करना, उसको आगे तक क्या करना, सेटिस्फाई करना, ठीक है। 10 क्वेश्चन हो गए हमारे किसके, 10 क्वेश्चन हो गए हमारे इसके इकोनॉमिक्स से, और 10 क्वेश्चन हो गए हमारे किसके, मार्केटिंग के। बाकी मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने DFCCIL की पूरी पूरी क्लासेस, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा अपने DFCCIL के लिए। DFCCIL में इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, इंडियन रेलवेज की हिस्ट्री और CRM, ठीक है, तीनों के कोर्सेज डाले थे। अब हम लोग अपने इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। बाकी हमारे कितने 400 प्लस क्वेश्चन हम लोग इसमें अपने करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, दूसरे से शेयर कीजिए। बताइए कॉमर्स एक्सेस आप लोगों के लिए पूरे पूरा एक फ्री बैच दिया हुआ है, और अब फ्री में क्वेश्चंस आप लोगों के लिए करवा रहे हैं, ठीक है। लोग बहुत बहुत पैसे ले लेते हैं, हम लोगों ने कोई पैसे ऐसे नहीं लेने भैया आपसे। आप लोग पढ़ो और सिलेक्शन हो जाओ उसमें, ठीक है। चलो कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।